आगे करते हैं बेटा। हाइजेन प्रिंसिपल हम लोगों ने सीखा। हाइजेन प्रिंसिपल के बारे में, वेव थ्योरी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन समझेंगे, कैसे इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे बेटा। तो इसको अप्लाई करने के लिए बेटा हमारे पास दो प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों लॉज को प्रूफ करके देखेंगे, दोनों लॉज को डिराइव करके देखेंगे कि क्या ये वेरीफाई होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है बेटा। तो आज हम डिस्कशन करेंगे बेटा किसके बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेन प्रिंसिपल। हेडिंग डालेंगे बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेन प्रिंसिपल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेन प्रिंसिपल। हाइजेन प्रिंसिपल, या तो हाइजेन प्रिंसिपल बोले बेटा, या वेव थ्योरी भी बोल सकते हैं कि वेव थ्योरी के बेस पर, क्यों पता नहीं, इसी से वेव थ्योरी के बेस पर हाइजेन प्रिंसिपल को शो करना है। हाइजेन प्रिंसिपल शो करना है बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए बेटा, तो देखते हैं यहां पर कैसे करेंगे, कैसे इसकी शुरुआत करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसमें कैसे हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लॉज क्या है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए लॉज क्या है। क्या लॉज है बेटा? सबसे पहला लॉज है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इसे हम सेकंड पार्ट में ड्राइव करेंगे बेटा। फर्स्ट पार्ट में ड्राइव करना है हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई इज इक्वल टू आर एंगल। ठीक है, थोड़ी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी बेटा, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नाम रख देंगे बेटा एम एम डैश, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम एम डैश, और एक वेव फ्रंट आएगा बेटा। कहां से आएगा? इनफाइनाइट से। तो जब वो इनफाइनाइट पर आएगा तो मुझे बताओ जरा उसकी शेप कैसी होगी। जब वेव फ्रंट बेटा इनफाइनाइट से आता है तो शेप कैसी होती है, बताइए जरा हिमांशु। वेव फ्रंट इनफाइनाइट से आएगा तो शेप कैसी होगी? सर प्लेन। फटाफट बोलिए बेटा। ठीक है अंकित, प्लेन होगी, पैरेलल नहीं होगी बेटा। अंकित पैरेलल नहीं बेटा, प्लेन वेव फ्रंट आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट से वेव आ रही है, प्लेन वेव फ्रंट आएगा। देखो अगर मैं इसे 3D में बनाता तो ये ऐसी बनती वेव फ्रंट, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट आता, जैसे ये इस तरह से आता बेटा। ये मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है इसमें तो एक प्लेन दिखता, लेकिन अब हम इसे 2D में बनाएंगे क्योंकि यहां फिगर कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। फिगर कैसी बन जाएगी बेटा? थोड़ी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। इसलिए हम इसे कैसे डालेंगे, इसलिए हम इसे 2D में बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको हटाइए यहां से, और सिर्फ प्लेन वेव फ्रंट हमें चाहिए। दो सेकेंडरी वेवलेट ए और बी, दो सेकेंडरी वेवलेट है बेटा यहां पर ए और बी, प्लेन वेव फ्रंट है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये दिख रहा है, इसका केवल ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है बेटा। ठीक है, ये लाइन आपको दिख रही है ऐसे, प्लेन वेव फ्रंट जिसमें दो सेकेंडरी वेवलेट हैं। यहां पर आई, ए पार्टिकल पहले टकराएगा, ए पार्टिकल पहले टकराएगा कितने एंगल पर? आई एंगल पर। ए पार्टिकल पहले टकराएगा बेटा कितने एंगल पर? आई एंगल पर। ये एंगल 90 माइनस आई, तो ये एंगल हो जाएगा नॉर्मल के साथ आई। तो वेव फ्रंट ए बी कितना एंगल बना रहा है बेटा? आई एंगल बना रहा है सरफेस के साथ। तो हम क्या कहेंगे यहां पर बेटा, लेट कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट having two secondary wavelet A and B incident on a reflecting surface M dash, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा एम डैश, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस
आई, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये सरफेस आ गई बेटा, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये इंसिडेंट हो गई आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। ठीक है, अब यहां से आगे की कहानी समझिए। मैंने आपको बताया था हाइजेन प्रिंसिपल में बेटा, हाँ बोलिए सर स्क्रीन विजिबल नहीं है क्लियरली। स्क्रीन बदल गई? यस सर, ब्लर आ रही है बहुत। सही तो, यस सर, ब्लर है सही आ रही थोड़ी। है बेटा, सही आ रही है, सही आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है बेटा किसी के यहाँ? बताइए जरा, अगर प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन में तो। प्रॉब्लम आ रही है, ब्लर ब्लर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, ब्लर आ सर रही है। ब्लर आ रहा है। चलिए बेटा आगे चलें। यस सर। चलिए, तो क्या टॉपिक था हमारे पास? हमारे पास ये टॉपिक है बेटा कि एक वेव फ्रंट है जिसमें दो सेकेंडरी वेवलेट है ए बी, इंसिडेंट होते हैं प्लेन सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। हाइजन क्या कहते हैं? अगर ए टकराएगा तो बी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह काम करेगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में या फर्स्ट पॉइंट हाइजेन प्रिंसिपल का ये बताया था कि एवरी पार्टिकल ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट लाइक ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड दीज न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। तो ये दोनों नई सोर्स हैं, इसका जो भी होगा ये इंडिपेंडेंटली चलता रहेगा बेटा। तो जब ए यहां टकराएगा तो बी कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहेगा और बी डैश पर पहुंचेगा इन टाइम टी। ये सारी बातें हमें लिखनी पड़ेंगी, तो हम यहां क्या कहेंगे बेटा? एज ए मतलब सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट ए इंसिडेंट ऑन एम डैश, on m dash, then according to Huygens principle, B act like a new source of disturbance. B act like a new source of disturbance, ये एक नई सोर्स की तरह काम करेगा बेटा, एंड रीचेज टू बी डैश इन टाइम टी, टी सेकेंड के बाद ये बी डैश पर पहुंच जाएगा। तो बी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? सी इंटू टी, वेयर सी इज स्पीड ऑफ वेव इन द मीडियम, मीडियम के अंदर वेव की स्पीड है सी। तो ये आ गया बेटा c इंटू टी, यहां पर आ गया आपके पास c इंटू टी। और जब a यहां टकराएगा तो मैंने बताई थी बेटा दो बातें हो सकती हैं, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा या रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मिरर से तो रिफ्लेक्ट ही होगा, मिरर से क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्ट होगा। तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा, टी टाइम के बाद ये कहां पहुंचेगा? ए डैश पर, ए डैश बी डैश एक नया वेव फ्रंट बना लेंगे एंगल आर पर, और ये इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। तो हम यहां क्या कहेंगे? नाउ इन द सेम टाइम टी, सेकेंडरी वेवलेट ए रिफ्लेक्ट, सेकेंडरी वेवलेट ए रिफ्लेक्ट, सेकेंडरी वेवलेट ए रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड रीचेज टू ए डैश, रीचेस टू ए डैश, बेटा ए डैश पर पहुंच जाएगा। ये सेकेंडरी वेवलेट ए यहां से ए डैश पर पहुंच जाएगा। सो ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर से सी इंटू टी, ए डैश की वैल्यू हो जाएगी बेटा सी इंटू टी, वेयर सी इज कॉल्ड अगेन द स्पीड ऑफ वेव इन ए मीडियम। यहां पर इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम क्या कहेंगे? ए डैश बी डैश इज अ न्यू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, न्यू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एट एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, एट एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब मुझे क्या करना है बेटा? इसको प्रूफ करना है कि जो ए और
आई और आर है, आई और आर है बेटा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मुझे मैथमेटिकली इस बात को प्रूफ करना है कि एंगल आई और एंगल आर दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यहां तक कॉपी कर लो बेटा, उसके बाद हम आगे समझेंगे। मैथमेटिकल पार्ट, अब हम इसका बेटा मैथमेटिकल पार्ट देखेंगे। मैथमेटिकल पार्ट में इसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूफ करना है। हमने यहां पर फिगर सेटअप कर ली। एक वेव फ्रंट था ए बी, दो सेकेंडरी वेवलेट ए बी, पहले ए टकराया, बी कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता गया, जितनी देर में बी बी डैश तक पहुंचा उतनी देर में ए डैश तक पहुंच गया, ए डैश बी डैश एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिए ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड ए बी डैश, ए डैश बी डैश और ए बी डैश, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले तो एंगल ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी डैश, यानी 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 होंगे, क्योंकि जो वेव फ्रंट होता है वो डायरेक्शन ऑफ वेव के साथ परपेंडिकुलर होता है बेटा, तो ये एंगल बराबर हो गए। दूसरा हम जानते हैं ये जो साइड है बी डैश दैट इज सी टी और ए डैश इज ऑल्सो सी टी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू बी डैश। दूसरी बात, दोनों साइडें बराबर होंगी, ए डैश और बी डैश, जितनी देर में बी डैश तक आया था उतनी देर में ए डैश तक पहुंचा था, सेम लेंथ आपकी ट्रेवल होगी बेटा। तीसरी बात यहां पर आएगी कि जो ए और बी डैश है, ए और बी डैश ये वाली जो साइड है, ये साइड कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। तो किसी ट्राइंगल में बेटा एक एंगल और दो साइड इक्वल हो गई, तो इससे हम कह सकते हैं हेंस वी कैन कंक्लूड दैट जो ट्राइंगल्स हैं उसमें बाकी की चीजें भी इक्वल होंगी, तो ट्राइंगल बी डैश इज ऑल्सो इक्वल टू ए डैश बी डैश ए, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर भी बराबर होंगे। और यही हमारा क्या है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा बेटा पार्ट यहां पर आ गया। फिर हम सेकेंड पार्ट में प्रूफ करेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। यहां तक कॉपी करिए और बताइए बेटा, किसी को प्रॉब्लम है तो बताएंगे हमसे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा हमसे इसका, कि आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए। देखिए बेटा, इसको आपको मैथमेटिकली प्रूफ नहीं करना है, बल्कि हमें इसे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है। कैसे करना है बेटा, आप समझिए, एक हमारे पास प्लेन सरफेस है, इस तरह से वेव फ्रंट आया, इस तरह से वेव फ्रंट ऐसे आया, ये प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 एंगल बना रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर होगा, इसका परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर होगा। अगर ये वेव फ्रंट ऐसे 90 बना रहा है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो प्लेन के अंदर होगा। दूसरी बात, अगर ये जो मिरर है ये भी प्लेन के 90 डिग्री बना रहा है, यानी ये ऐसे रखा है इस तरह से, तो इसका परपेंडिकुलर भी प्लेन के अंदर होगा, मतलब नॉर्मल। और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका भी नॉर्मल क्या होगा, प्लेन के अंदर होगा। तो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये आपका नॉर्मल हो गया। तीनों कहां पर हैं, प्लेन के अंदर है। यही तो है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम यहां क्या लिखेंगे बेटा, इफ वी
observe the diagram, we notice that incident wavefront AB reflected wavefront A dash B dash and reflecting surface M dash are perpendicular to plane. प्लेन के परपेंडिकुलर है बेटा, ये तीनों प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, ये तीनों प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं. Hence incident ray, normal and reflected ray must lies in same plane. ये तीनों सेम प्लेन में लाई करने चाहिए. और यही क्या है बेटा हमारा, यही हमारा है लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन.